everyone, welcome back to my channel. So today's video is about the food preservation. So how can we preserve our food? So there are several methods given over here from which we can preserve our food. So the first one is asepsis. अब asepsis में क्या होता है कि जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनके अगर कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ है तो वो पूरा ऐसा नहीं बिगड़ा होगा, सिर्फ उस पोर्शन में सिर्फ बिगड़ा हुआ होगा और उस पोर्शन में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अफेक्ट किया होगा। तो हम क्या करेंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए कि वो जो पोर्शन है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अफेक्ट किया है या फिर वो जो पोर्शन है जो कि बिगड़ा हुआ है उसको हम निकाल देंगे, उसको हम कट आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेब हम लेते हैं और उस सेब में सिर्फ एक पोर्शन बिगड़ा हुआ है तो हम पूरा का पूरा सेब नहीं जाने देंगे, हम सिर्फ उस एक पोर्शन को निकाल देंगे जहाँ पे से सेब बिगड़ा हुआ है। ऑल्सो when we talk about fruits and vegetables, the outer covering of the fruits and vegetables are also more prone to microorganisms because they are found, extracted in the environment. So when you talk about fruits, vegetables, the outer shells, when we remove the cells, the inner tissues are fresh and the inner tissues are not affected by the microorganisms. Only the outer coverings has been affected. So उसमें हम क्या करेंगे कि जो outer covering है वो उसको हम निकाल देंगे। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बेसिकली कि अगर हम सेब को आधा काट के रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, ओके, एंड व्हेन वी टेक दैट एप्पल विच इज़ हाफ कटेड, तो आप देखेंगे कि जो आउटर लेयर है जो हाफ कटेड है उसकी आउटर लेयर वो काली पड़ चुकी होती है और दैट मस्ट बी डार्कर देन दी बट जो इनर के जो है इनर टिश्यूज दैट आर इवन दीज आर नॉट बेसिकली अफेक्टेड, दीज आर नॉट डार्क और दीज आर नॉट ब्लैक because the outer covering of the fruits and vegetables are more prone to the microorganisms, because of which there is this method called asepsis in which we remove the outer coverings of the fruits and vegetables. Also the affected part of the fruits and vegetables have been removed from the microorganisms. तो बाकी का जो फूड है उसको हम खा सकते हैं। तो दूसरी मेथड है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी मेथड्स आती है, उसमें से एक है फिल्ट्रेशन। अब हम क्या करेंगे कि हम जो लिक्विड है और हम जो फूड है अगर उसको हम फिल्टर कर देंगे। बेसिकली फिल्ट्रेशन हम सॉलिड्स का नहीं कर सकते बेसिकली, सो वी विल डू इट इन लिक्विड थिंग। सो उसमें क्या है जो हायर पार्टिकल्स है विल बी सेपरेटेड आउट एंड जो अच्छी चीज़ है वो हमें मिल जाएंगी। लेकिन इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बिकॉज दे आर माइक्रो, तो फिल्ट्रेशन मेथड इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि दूसरी मेथड्स है। ओके, तो सिर्फ जो हायर पार्टिकल्स है वो सिर्फ सेपरेट आउट हो गए सारे पार्टिकल्स, बिकॉज दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड और द फूड। वी आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ दिस, because that's why filtration method is less usable. Next method which comes in removal of microorganisms is centrifugation. So we are able to perform the centrifugation. Same goes with the filtration. Centrifugation करके हम filter out कर लेंगे those particles or those organisms which are harmful to us. तीसरी जो मेथड इसमें आती है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज ट्रिमिंग। वी कैन ट्रिम द अफेक्टेड parts of the fruits and vegetables and we can use the rest of the part. Okay, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दूसरी मेथड है जो कि फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करती है, दैट इज हाई टेम्परेचर। वी ऑल नो गिविंग हाई टेम्परेचर टू द फूड्स विल बेसिकली रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम पानी भी पीते हैं तो गर्म करके पीते हैं, क्यों? ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए। उसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट टॉलरेंट टू हीट। इफ गिवन हीट they will die basically। पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 0.01% you can say जो कि they are tolerant to heat, they are thermophilic organisms which are all organisms are not tolerant to heat, some are intolerant to heat also। So these kind of organisms will remain, but basically in nature what we see is more of the microorganisms which are intolerant to heat। तो अगर intolerant to heat है तो basically 99.99% microorganisms kill हो जाएंगे। I am not talking about the only 1% that is left behind।
सॉरी 0.01%. नेक्स्ट वन इज लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें रात का खाना सुबह में खाना है तो हम उसको क्या कर देंगे, खुले में छोड़ देंगे? नहीं, हम उसको फ्रिज में रखेंगे. क्यों? क्योंकि फ्रिज में डैमेज नहीं होता. और इसके अंदर का साइंस क्या है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ओके, these will get less affected in freezer or in cold conditions or in low temperatures, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो फ्रीजिंग कंडीशंस में बहुत कम हो जाती है. मतलब उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ व्हेन देयर इज सो मच ऑफ लो टेम्परेचर्स. बट अगेन देयर आर दैट 0.01% organisms which are able to perform that also, but majority of the cases or 99.9% of the cases लो टेम्परेचर इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द फूड प्रिजर्वेशन. दूसरी क्या आती है? ड्राइंग. ड्राइंग इज़ अ वेरी यूज्ड प्रोसेस हियर. सी, ड्राइंग बेसिकली इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर or the loss of water or basically dehydrating the food. Okay, so basically when we talk about the chips, we are all favorite chips. Okay, so basically potato chips we have all make, and then how it is made, that process I'm not going to discuss here, but it is basically dried in the sun or it can be blow dried. बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब कि अगर वाटर ही रिमूव हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे बहुत ही मतलब ग्रो ही नहीं करेंगे अगर वाटर ही नहीं होगा. क्योंकि वो अपनी मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाटर की ज़रूरत होती है. इसीलिए ड्राइंग इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू food preservation. So drying is basically performed in many areas and households, which is a very effective one. The next one is फूड एडिटिव्स. अब फूड एडिटिव्स का यूज़ सबसे ज़्यादा फूड इंडस्ट्री में होता होगा ऑब्वियसली, बिकॉज जो पोटैटो चिप्स जो हम खाते हैं और जो बाहर के जो फूड पैकेट्स जो हम लेते हैं वो ज़्यादा दिन तक क्यों रह पाता है? क्योंकि बेसिकली उसमें फूड एडिटिव्स ऐड किए होते हैं. अब फूड एडिटिव्स का काम क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड एडिटिव्स के रहते हैं फूड को अफेक्ट नहीं कर पाते बेसिकली. तो उसमें क्या होता है, these food additives will prevent the growth of microorganisms or prevent the affection of microorganisms into the food. So food additives are very helpful. So अब कौन कौन से फूड एडिटिव्स यूज़ होते हैं? तो जो सॉस की बॉटल्स होती है, जो जैम की बॉटल्स होती है, उसमें बेसिकली बेंजोइड्स का यूज़ होता है एज अ फूड एडिटिव्स, और दूसरे भी फूड एडिटिव्स यूज़ होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा है वो बेंजोइड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एज अ फूड एडिटिव्स इन जैम बॉटल्स, सॉसेज बॉटल्स. सल्फर डाइऑक्साइड का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रेट्स, एंड नाइट्रेट्स का यूज़ भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स होता है, बिकॉज नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स का यूज़ सबसे ज़्यादा मीट प्रोडक्ट्स और मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, राइट. एंड उसके बाद आता है एसिटिक एसिड वाले फूड. सो एसिटिक एसिड बेसिकली विनेगर इज ऑल्सो यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. सो ये जो सारे फूड एडिटिव्स है और जो फूड प्रिजर्वेटिव्स है, दीज आर यूज्ड वेरी मच इन द फूड इंडस्ट्रीज टू कीप फूड फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड. दूसरी जो चीज़ है, द नेक्स्ट वन इज रेडिएशन. अगर हम फूड जो है उसमें रेडिएशन पास करेंगे, किसी भी प्रकार के रेडिएशंस, तो वो क्या करेगा कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली उसको किल कर देगा. मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड. For example, X-rays, gamma rays, infrared rays, UV rays, all these radiations are used for killing the microorganisms. So radiation basically is also an important one for food preservation. Okay, जो लास्ट है, सबसे लास्ट और आखिरी का स्टेप है वो है माइक्रोवेव प्रोसेसिंग. अब माइक्रोवेव प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो पास की जाती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उसकी वजह से वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल गेट किल्ड एंड विल बेसिकली द फूड विल बी फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट विल बी kept for the long time
or the food will be fresh for long time. So electromagnetic waves are basically very much used in the food industries also for the preservation of their foods. So ये जो सारी बेसिक से थिंग्स है जो कि फूड प्रिजर्वेशन में हमें हेल्प करती है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज होती है. So these are all the basic steps which we can learn for the food preservations. Thank you.